मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसी तरह हम हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी और गणित के भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। इसलिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे एक भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो ये हमारे सामने दोस्तों ये चार आरेख दिए हुए हैं, चार ग्राफ दिए हुए हैं विकास और आयु के बीच में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, जीन पियाजे ने विकास और आयु में ये संबंध बताया था कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है उसी अनुपात में हमारा विकास भी होता जाता है, या बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी दर से उसका विकास भी होता जाता है। तो जो हमारा पहला जो ग्राफ है ये उस बात को पूर्णतः लागू होती है। तो हमारा जो पहला ग्राफ है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा है, इसमें भी देखिए जैसे दोस्तों जैसे जैसे आयु बढ़ रही है उसी के हिसाब से हमारा विकास भी बढ़ रहा है। तो पहला ग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता रहता है। या चौथा ऑप्शन हमारा, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, हमारा ये ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि अगर कोई छात्र या कोई विद्यार्थी जब वर्ग ही नहीं बना पा रहा है तो वो डायमंड का चित्र कैसे बना पाएगा, यही अनुमान अध्यापक ने लगाया। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध, यानी कि जब वो पहला ही कदम, यानी कि जब आसान चीज़ नहीं कर पा रहा है तो वो मुश्किल चीज़ कैसे करेगा, क्योंकि जो विकास है वो एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। पहला ऑप्शन है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। अगला ऑप्शन हमारा दोस्तों, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। चौथा ऑप्शन है हमारा, भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूर्ता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो दोस्तों, हमारा जो इसमें तीसरा ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, हमारा जो आनुवंशिकता है और जो परिवेश यानी कि जो वातावरण है वो विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। इन्हीं दोनों के प्रभाव से ही विकास में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। अगला है हमारा दोस्तों ऑप्शन, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है, अंतर्क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबद्ध अनौपचारिक संकेत, क्योंकि इन्हीं माध्यमों से बच्चों का समाजीकरण होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। तीसरा ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम। और हमारा चौथा ऑप्शन है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो दोस्तों जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं पे भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल बिल्कुल भी नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ संज्ञान के ऊपर बल दिया था। तो दोस्तों जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि समान प्रतिमान। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। चौथा ऑप्शन है हमारा विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें सभी संस्कृतियों में से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ये हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण भी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पारंपरिक। दूसरा ऑप्शन है हमारा रचनात्मक। तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों है अध्यापक केंद्रित। और चौथा हमारा ऑप्शन है सामाजिक रचनात्मक। तो दोस्तों जो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन है डी सामाजिक रचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में ही वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है सामाजिक रचनात्मक, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है? तो हमारा पहला ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। अगला ऑप्शन है हमारा समान शिक्षा पाने के लिए अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। और हमारा चौथा ऑप्शन है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समान शैक्षिक अवसर से हमारा जो हमारा अभिप्राय होता है वो होता है किसी भी जाति, पंथ, रंग, धर्म व क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो। यही समान शैक्षिक अवसर का हमारा अभिप्राय होता है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहला, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम आंका गया? पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा ऑप्शन है हमारा अहम केंद्रित भाषा। और हमारा चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में कहीं पे भी सामाजिक अंतःक्रिया को बिल्कुल भी जगह नहीं दी थी। उन्होंने समाज को बिल्कुल भी अपने सिद्धांत में जगह नहीं दी थी। तो हमारा जो सामाजिक अंतःक्रिया है इसको जीन पियाजे ने अपने क्षेत्र में बहुत ही कम आंका था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमक हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमक, ये हमारा तीसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए, ये हमारा चौथा ऑप्शन था दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है,
ना कि संपूर्ण को। क्योंकि दोस्तों गार्डनर के अनुसार जो था वो उन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है और ये सातों बुद्धि अंतरक्रिया तो एक साथ आपस में करते हैं, लेकिन ये जो कार्य अपना करते हैं ये स्वतंत्र रूप से करते हैं। यानी कि अगर मस्तिष्क के किसी एक भाग में क्षति हो जाती है तो वो केवल सिर्फ विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करेगी, पूरी संपूर्ण बुद्धि को नहीं करेगी, क्योंकि हर एक बुद्धि के भाग का अपना अलग अलग काम होता है, उसकी एक विशिष्ट योग्यता होती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी समूहों से बेहतर सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, छात्र असहिष्णु होते हैं और वह भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में, कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। चौथा ऑप्शन है हमारा, रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो रचनात्मक आकलन होता है वो अधिगम की सीमा को निर्धारित करता है, वह उसमें सुधार भी करता है, लेकिन किंतु ये जो कभी कभी क्या होता है ये रचनात्मक के साथ साथ ये संकलात्मक भी हो जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक भी हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है। वह विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या रही है, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है, या छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है, या चौथा ऑप्शन हमारा, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या रही है। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इसमें रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि वो किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रभावित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कह रही है, जिससे उसमें रचनात्मक आकलन किया जा सकेगा उस अध्यापक या अध्यापिका द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, आंकड़े का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तीसरा ऑप्शन है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, या चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो दोस्तों जो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसी में हमें इन मूल्यों में हमें विश्वास रखना चाहिए, या किसी अध्यापक को इस मूल्य में विश्वास रखना चाहिए कि छात्र की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो हमारा ये पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा
जा सकता है। पहला ऑप्शन है अनुश्रुत वाक्य, दूसरा ऑप्शन है प्रवर्धित वाक्य, तीसरा ऑप्शन है परिमाणकारी वाक्य और चौथा ऑप्शन है लंबित वाक्य। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है प्रवर्धित वाक्य, इसका उपयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। और प्रवर्धित वाक्य के अंतर्गत देर तक बोलना व साथ ही साथ लंबे समय तक बोलना या भाषण पद्धति आ जाती है, जिससे हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवर्धित वाक्य, या इंग्लिश में इसको कहा गया प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सीखने में अशक्त या डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधीनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंध का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। तो पहला है संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, या हमारा चौथा ऑप्शन अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो दोस्तों ये हमारा संग्रथित अधिगम से संबद्ध है। हमारा जो ऑप्शन इसका पहला है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें संग्रथित अधिगम से संबद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक समावेशी कक्षा वो है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। और दूसरा ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाए। तीसरा ऑप्शन है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यही हमारा समावेशी कक्षा होती है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। या विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। यह हमारा चौथा ऑप्शन, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उससे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। तो दोस्तों इन सभी में से विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करने के लिए कहना प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बहुत ही सही प्रदत्त कार्य रहेगा या उपयुक्त है। असाइनमेंट देना कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करें। ये प्रदत्त कार्य बहुत ही उपयुक्त रहेगा एक प्रतिभाशाली बालक या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आगे के प्रैक्टिस सेट भी आपको आसानी से मिल जाए, आपसे एक भी वीडियोस उसकी मिस ना हो। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी हेल्प मिल सके। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।